यही साबित करता है कि विद्युत आवेश एक पदार्थ है, वही सीसा है। घुलनशीलता तालिका के अनुसार यह अघुलनशील है, इसलिए वे फिर से झूठ बोल रहे हैं। हमने विद्युत आवेश को तौला है। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? नमस्कार प्रिय मित्रों, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में। और आज हमारे मेहमान हैं विक्टर तेयुनोव। विक्टर एक बार फिर हमारे साथ रोचक जानकारी साझा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि वे हमारे सभी जमा हुए सवालों के जवाब देंगे। विक्टर, नमस्कार। नमस्कार अलेक्जेंडर। धन्यवाद कि आपने मुझे अपनी शानदार पॉडकास्ट स्टूडियो में आमंत्रित किया। अब तो यह परंपरा बन गई है। आपका स्वागत है दोस्तों। धन्यवाद कि आप हमारे साथ हैं, देखते हैं, अपने सवाल पूछते हैं। न सिर्फ पावर स्टेशन में बल्कि अब तो विज्ञान में भी रुचि रखते हैं। हम विज्ञान के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन और भी गहराई से, ज्यादा विस्तार से सवालों में उतरेंगे, जैसा कि हमेशा की तरह। हाँ, हम हर चीज को विस्तार से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं। मैं बात करना चाहूंगा बैटरियों के बारे में। जितना मैं इस तकनीक को जानता हूँ, ऊर्जा का उत्पादन और फिर उसे उपभोक्ता तक पहुंचाना सीधे सीधे नहीं होता कि जैसे ही ऊर्जा मिली तुरंत दे दी जाए, बल्कि कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जिनमें इसे संग्रहित किया जाता है। ये बैटरियां होती हैं। क्या आप इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बता सकते हैं? बिल्कुल। बैटरी भी एक अलग महत्वपूर्ण यूनिट है और शायद हम आमतौर पर बैटरियों के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी देंगे। हाँ, हमारे यहाँ जेल बैटरियां इस्तेमाल होती हैं। और बैटरियों के बारे में एक दिलचस्प तथ्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं अलेक्जेंडर। और तो इस प्रयोग की मदद से, बैटरी की मदद से, यूरी स्टेपनोव, रिबनिकोव, और यह भी एक और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोग है जिसकी मदद से उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि विद्युत आवेश वास्तव में एक भौतिक पदार्थ है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो इस प्रयोग में हमारे पास एक साधारण कार्य की बैटरी है। यह हमारे पास एसिडिक है। एसिडिक बैटरी कोई जेल वाली नहीं, बल्कि खासतौर पर एसिडिक, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड और डिस्टिल्ड पानी अनुपात में मिलाए जाते हैं वगैरह। जैसा कि पता चला, अगर हम प्रयोग के दायरे में आगे बढ़ते हैं तो पता चला कि विद्युत आवेश का भी वजन होता है और इसे बैटरी की मदद से तौला जा सकता है। मैं समझाता हूं कैसे। देखिए, तो हमारे पास एक ऐसा शब्द है जिसे इलेक्ट्रोलाइट की घनता कहते हैं। आप जानते हैं, है ना? तो चार्ज की गई बैटरी, जिसे चार्ज बैटरी कहते हैं, उसकी घनता 1.28 होती है। ठीक है? और डिस्चार्ज की गई बैटरी की घनता 1.25 या 1.23 होती है। कुछ ऐसा ही। कैसे? डिस्चार्ज की गई। तो बैटरी को चार्ज करने से पहले, जिसे हम चार्ज करना कहते हैं, अब हम समझेंगे कि असल में क्या होता है। तो हम क्या करते हैं? हम इलेक्ट्रोलाइट को बैटरी से निकालते हैं। इलेक्ट्रोलाइट को निकालकर उसका वजन करते हैं। हम उसका वजन करते हैं। उसका कोई ना कोई वजन होता है। हाँ, सबका अलग अलग हो सकता है ना? फिर हम उसे वापस बैटरी में डालते हैं और चार्जर से जोड़ते हैं। हमारे एक पॉडकास्ट में हमने बताया था कि ये कुछ और नहीं बल्कि एक रेक्टिफायर है। हम एसी को डीसी में बदलते हैं और डीसी करंट से हम बैटरी को नहीं बल्कि इलेक्ट्रोलाइट को चार्ज करते हैं, भरते हैं। हम उसे विद्युत आवेशों से भरते हैं। ये क्या साबित करता है? और ये साबित करता है जब डिस्चार्ज किया हुआ इलेक्ट्रोलाइट 1.23 से 1.25 घनत्व का होता है। मुझे अब ठीक से याद नहीं है। हम अनुमानित मान लेंगे। अगर हम प्रयोग के दायरे में काम कर रहे हैं तो हम 1 एम्पियर से 3 दिन तक चार्ज करते हैं। बैटरी को 1 एम्पियर से 3 दिन तक चार्ज करते हैं। ये सब शुद्धता बनाए रखने के लिए है। बिल्कुल, हम घर पर 1 दिन में चार्ज करते हैं ताकि प्रयोग पूरी तरह शुद्ध रहे। हम 1 एम्पियर से 3 दिन तक चार्ज करते हैं, घनत्व 1.28 करते हैं, फिर इलेक्ट्रोलाइट निकालकर उसका वजन करते हैं और इलेक्ट्रोलाइट का वजन 10% बढ़ जाता है और हमने उसमें विद्युत धारा, स्थायी विद्युत धारा डाली थी। पूछिए, कैसे? यही साबित करता है कि विद्युत आवेश भी एक पदार्थ है। फिर हमें बताना शुरू करते हैं कि रासायनिक प्रतिक्रिया होती है जिससे बिजली उत्पन्न होती है, क्योंकि वहां रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। हाँ, अगर हम घुलनशीलता की तालिका देखें तो वे कहते हैं सीसा घुल जाता है। असल में ये सब तो सभी को पता है। मुझे लगता है जैसे हमें बताया जाता है कि बैटरी कैसे काम करती है, वह थोड़ा अलग तरीके से काम करती है, निश्चित रूप से। असल में अगर हम घुलनशीलता की तालिका देखें तो प्लम्बम यानी सीसा, वह तालिका के अनुसार अघुलनशील है। इसलिए वे फिर झूठ बोल रहे हैं। देखो, वहां रासायनिक प्रतिक्रिया हो रही है, वहां सल्फेटेशन होता है। क्यों?
क्योंकि ये गैल्वेनिक प्रक्रिया है। लेकिन ये गैल्वेनिक प्रक्रिया बिल्कुल शुद्ध पानी की जो वहां मौजूद है स्वाभाविक रूप से। वहां बैटरी में क्या किया गया है? बैटरी में दो प्रकार के शीशे की एक प्रणाली बनाई गई है। एक स्पंजी शीशा है, दूसरा गैर स्पंजी शीशा है। हम इनके माध्यम से डिस्टिल्ड पानी और एसिड में विद्युत आवेश भेजते हैं। डिस्टिल्ड पानी एक डाइलेक्ट्रिक है। हम सब आमीन। हमने एक पॉडकास्ट में बताया था कि डाइलेक्ट्रिक अपनी सतह पर आवेश जमा करता है। क्या आपको याद है? हाँ हाँ। तो बिना डिस्टिल्ड पानी के आप एसिड को चार्ज नहीं कर सकते। सिर्फ डिस्टिल्ड पानी के साथ ही विद्युत आवेश घुल जाता है, इलेक्ट्रोलाइट का वजन बढ़ता है, उसका आयतन भी बढ़ता है। लेकिन सभी ने देखा है कि आयतन बढ़ता है। ये 100% सच है। जब आप रिचार्ज करते हैं तो आप जार को खोलते हैं, जारों को घुमाते हैं और देखते हैं कि उसमें कितना इलेक्ट्रोलाइट है। खैर, आप लगभग अंदाजा लगा लेते हैं। वह चार्ज हो गया और उसका स्तर ऊपर आ गया। स्तर, ये सब आया कहां से? आप तो बस उसमें डीसी करंट ही जोड़ते हैं जो आप नेटवर्क से देते हैं, आप उसमें भरते हैं। हाँ, ये यूं ही अपने आप नहीं हो सकता था। बस अब आप खुद निष्कर्ष निकालें। कृपया आइए अब अपनी प्रणाली पर लौटते हैं। हम तो इस्तेमाल करते हैं जेल बैटरियां। जेल बैटरियां क्यों? क्योंकि उनमें, खैर, वे ज्यादा सुरक्षित होती हैं, ये एक कारण है। दूसरा, वे छोटों के प्रति अधिक सहनशील होती हैं। आखिरकार हम तो पावर स्टेशन को एक जगह से दूसरी जगह ले ही जा रहे हैं, और अगर वो कहीं ढंग से नहीं बंधा हो और गिर जाए या उसके साथ कुछ और हो जाए तो भी यह सुरक्षित रहेगा। यहाँ विभिन्न प्रकार की भूकंपीय गतिविधियों के बारे में भी स्पष्ट किया जा सकता है, यानी उन क्षेत्रों में जहां भूकंप सक्रिय रहते हैं, यह भी इससे संबंधित है। बिल्कुल सही। हाँ, देखिए, ये ऐसे ही एक महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक है। दूसरा, ये जेल बैटरी है। वैसे जेलिक भी जियो इलेक्ट्रिक है, ये बस वैसे ही ताकि आप समझ सकें। और उसके पास ये बैटरी है, ये आज के समय में है। कम से कम मुझे जो पता है उसके पास सबसे अधिक कार्य क्षमता है, जिसे हम एम्पियर घंटे कहते हैं, यानी एम्पियर घंटे। उसमें 200 है। अगर हम मान लीजिए कार की बैटरी लें तो उसमें 75 या कुछ 90 एम्पियर घंटे होते हैं। मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन कुछ ऐसा ही है। लेकिन यह वास्तव में काफी अपर्याप्त है। हाँ, और यहाँ हमारे पास 200 एम्पियर घंटे हैं, यही है। और साथ ही हमने एक सिस्टम बनाया है जो यहाँ एक अलमारी में है, एक ऐसी प्रणाली जो 380 बनाती है ताकि हम अपने कंप्रेसर को चालू कर सकें। हम तो पावर स्टेशन उन जगहों पर भी चालू करते हैं जहां मान लीजिए बाहरी बिजली स्रोत नहीं है। सबसे आसान तरीका तो यही है कि हम कहीं पावर स्टेशन ले आए, वहां बिजली हो, हमने कंप्रेसर को जोड़ दिया और बस, है ना, वो चालू हो गया। हाँ, एक दूसरा विकल्प भी है। जब हमारे पास रिसीवर में हवा भरी होती है, हमने उसे खोला, जनरेशन शुरू हो गई, कंप्रेसर चालू हो गया। और अगर हमारे पास हवा नहीं है और यहाँ बाहरी पावर स्रोत भी नहीं है, तो हमारे पास एक बैटरी होती है जो पहली बार के लिए इंपल्स देती है। बैटरी पैक, हाँ, जो कंप्रेसर को चालू करता है। और उस सिस्टम की मदद से जो बनाई गई है, हाँ, हमें 380 वोल्ट मिल जाते हैं। वैसे यह भी कोई राज नहीं है, कोई खास तकनीक नहीं है। जैसे टेस्ला मोबाइल, वे भी वही 380 वोल्ट बैटरियों से प्राप्त करते हैं। जो खास सिस्टम के साथ होती हैं, वे 308 वोल्ट प्राप्त करते हैं। और इन बैटरियों का तीसरा उपयोग आपातकाल की स्थिति में होता है। अगर पावर स्टेशन काम करना बंद कर दे तो हमारा यह बहुपीड़ित यूनिट कंप्रेसर अगर अचानक खराब हो जाए तो पावर स्टेशन जो आपके घर से जुड़ी होती है, हम इसे कंट्रोल पैनल पर देख सकते हैं कि पावर स्टेशन इमरजेंसी मोड में काम कर रही है। आपातकालीन मोड के दो विकल्प होते हैं। एक है आपातकालीन मोड, जिसे कह सकते हैं पूरी क्षमता पर, जब सब कुछ बहुत ही खराब हो जाता है। और एक है किफायती मोड, मेरा मतलब है बैटरी सिस्टम से बिजली की आपूर्ति। और सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि कितने घंटे तक ये काम करता है। और आपातकालीन सिस्टम में, पावर स्टेशन की आपातकालीन स्थिति में, यानी जब पावर स्टेशन घर से जुड़ी होती है तो आपको लगातार 16 किलोवाट बिजली मिलती है, 24 घंटे 7 दिन। अगर अचानक हम किसी आपात स्थिति में फंस जाते हैं तो आप बैटरियों से भी 16 किलोवाट बिजली ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए, क्योंकि संग्रहण की मात्रा सीमित है। हाँ, आप एक दिन से ज्यादा नहीं ले पाएंगे। अधिकतम 16 किलोवाट प्रतिदिन।
अगर हम चालू करते हैं तो व्यक्ति मोड चुन सकता है। मेरा मानना है कि भविष्य में हम ऐसा करेंगे कि व्यक्ति यह मोड चुन सके, क्या उसे पूरी तरह से चाहिए 16 किलोवाट या वह किफायती मोड में भी काम कर सकता है, तब सिस्टम फ्रिज को बिजली देगी। सिर्फ सबसे जरूरी चीजों को ये सटीक दिन भी स्टेशन काम कर सकती है, घर को बिजली दे सकती है। कृपया हमारी सेवा टीम कुछ ही समय में आ जाएगी। हाँ, मैं भी इसी के बारे में सोच रहा था। स्पष्ट करना समस्या को दूर कर देगी और बस हमें तो ठीक ठीक पता है कि क्या खराब हुआ है, क्या करना है, और हम अत्यंत अल्प समय अंतराल में यहाँ आकर उस यूनिट को सफलतापूर्वक बदल सकते हैं, क्योंकि हमारे कारखाने, जैसा कि हमने आपको पहले विस्तार से बताया था, अब विशेष रूप से भारत में ही स्थापित किए जाएंगे, उन निकटतम स्थानों पर, ताकि जल्द से जल्द समस्या का समाधान किया जा सके। हाँ, ये बहुत अच्छा है। और हाँ, हम सर्विस सेंटर्स की स्थापना के बारे में भी विचार कर सकते हैं, जो निश्चित रूप से ट्राइबल टेक्नोलॉजी के माध्यम से संचालित किए जा सकते हैं। कहीं कहीं बड़े शहरों में कुछ ऐसे विशिष्ट केंद्र अवश्य होंगे, लेकिन मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि ये केंद्र बहुत ज्यादा नहीं फैलेंगे। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम वैसे भी बहुत भरोसेमंद है और इसमें केवल एक ही यूनिट है जिसे ध्यान देने की जरूरत है। बाकी मुख्य रूप से तो ये एक बहुत ही साधारण प्रणाली है जो लगभग घिसती ही नहीं है। यही है आपका बैटरी, समझ रहे हैं आप? देखिए, ये एक महत्वपूर्ण खोज है जो और भी पुष्टि करती है कि सब कुछ विद्युत आवेशों से बना है। यही है बैटरी। लीजिए, हमने विद्युत आवेश का वजन कर लिया। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? ये तो मात्रा नहीं बल्कि असली वजन। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल, वहां तो मात्रा भी है, वजन भी है, सब कुछ है। क्या आप सोच सकते हैं ये कितना साधारण है? आम आदमी की समझ में विद्युत आवेश का मतलब है कि आपका गैजेट कितनी देर तक चल सकता है। हाँ, मैं तो आपको इससे भी ज्यादा बताऊंगा। आम आदमी को तो ये भी नहीं पता कि विद्युत आवेश असल में होता क्या है। हमारे लेआउट में ये लिथियम बैटरियां हैं, और ये लिथियम है, जेल नहीं। ओह, मेरा मतलब ये जेल वाले हैं। क्षमा करें, जेल वाले, हाँ। यहाँ उनमें से कई मौजूद हैं, लेकिन एक आम इंसान होने के नाते मेरे मन में तुरंत एक तार्किक सवाल उठता है, क्यों नहीं 32? क्यों नहीं 64? मतलब अगर जगह है तो इनका इस्तेमाल ज्यादा क्यों नहीं किया जाता? क्या इसका कोई कारण है या ये बस एक कमी है? बिल्कुल इसका कारण है। सबसे पहले इसकी जरूरत ही नहीं है, और 32 की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। 16 काफी है, वो भी अतिरिक्त है। साथ ही हर एक का वजन 50 किलो है। तो गिन लीजिए, 16 बैटरियां और हर एक 50 किलो। ये परिवहन आदि के लिए अतिरिक्त वजन है। हमारे लिए जितना हल्का हो उतना अच्छा है। और बैटरियां, उन्हें भी वहां फिक्स करना पड़ता है वगैरह। खुद बैटरियों को भी एक खास तरह के पर्यावरण की जरूरत होती है। जैसा कि हमने एक एपिसोड में कहा था, एक आंतरिक इकोसिस्टम होती है। वह इकोसिस्टम बैटरियों पर भी उतना ही असर डालती है। बैटरियों को एक निश्चित तापमान में रहना चाहिए, उन्हें गर्मी में रहना चाहिए, क्योंकि जब ठंड होती है तो सुपर कंडक्टिविटी जैसी स्थिति आ जाती है। हमने ऐसा सुना है, हाँ सुपर कंडक्टिविटी, लेकिन जैसा कि स्टेपन ने कहा था, इसमें कुछ भी सुपर नहीं है, कोई सुपर कंडक्टिविटी नहीं होती, बस अधिकतम कंडक्टिविटी होती है, क्योंकि परमाणुओं की अपनी कंडक्टिविटी की सीमाएं होती है। और जब ठंड होती है तो यहाँ फिर से पूछना चाहिए कि तापमान क्या है, इसकी शुरुआत कैसे होती है। ये एक अलग कहानी है, अगर आप चाहें तो हम इसके बारे में भी आपसे बात कर सकते हैं। कुल मिलाकर जब ठंड होती है तो सब कुछ सिकुड़ जाता है और परमाणु में सभी कंडक्टिविटी की रेखाएं एक जगह आकर मिल जाती हैं, और इस तरह एक निरंतर चैनल बन जाता है जिसके माध्यम से विद्युत आवेशों को प्रवाहित किया जा सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि तापमान कम होने पर चालकता बढ़ जाती है। बिल्कुल, वे जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, और इसीलिए आपके फोन ठंड में जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, क्योंकि वहां तथाकथित सुपर कंडक्टिविटी आ जाती है। असल में ये पूरी तरह से चालकता है। बस अगर हमारे दर्शकों में से कोई इस पॉडकास्ट को किसी गर्म देश में बैठकर देख रहा है और नहीं जानता कि जब ठंडे मौसम में आपका फोन बंद हो जाए तो रूस में आपका स्वागत है, आइए हम आपको देखकर खुश होंगे। ये एक छोटा सा प्रयोग होगा। हाँ, हम आपको दिखाएंगे कि सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है। इसीलिए बैटरियों को हमेशा एक निश्चित तापमान पर रखना चाहिए, यानी यह एक प्लस पॉइंट होना चाहिए। इसलिए हर अतिरिक्त बैटरी, जैसा कि आपने कहा कि उनकी संख्या 16 है, तो हर अतिरिक्त बैटरी आंतरिक इकोसिस्टम सभी जरूरी ऊर्जा खपत और उस तापमान पर असर डालेगी जो जरूरी है। हर बैटरी, आप तो लगभग इंजीनियर बन ही गए हैं, ट्रिगर टेक्नोलॉजी के हमारे यहाँ काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जब हम सभी जरूरी सवालों को पूरी तरह से समझ लेंगे तो मैं
इंजीनियर की पोस्ट के लिए एक निश्चित योग्यता हासिल करने की कोशिश करूंगा। शायद मेरे पास पर्याप्त ज्ञान होगा, जो कि फिलहाल नहीं है, बेशक। और वैसे बैटरियां हमारे यहाँ चार्ज भी होती हैं। मुख्य जनरेशन से ही मुख्य जनरेशन आती है। 3B ट्रांसफार्मर से हमें पहले से तैयार बिजली मिलती है, जिसे उपभोक्ताओं को भेजा जा सकता है, लेकिन हम इसे अपने हब के माध्यम से भेजते हैं, वह जो चार्जिंग स्टेशन तक बिजली पहुंचाता है, 1 kV। और अगर उनकी संख्या 32 है, जैसा कि आप समझते हैं, तो और अधिक की आवश्यकता है। हाँ, इसीलिए हमारे सिस्टम में इनकी संख्या उतनी ही है जितनी हमें जरूरत है। हाँ, हमने थोड़ी अतिरिक्त व्यवस्था भी की है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में, जैसे कि सेना में होता है, कोई दिक्कत न हो। हर परिस्थिति के लिए हाँ, इलेक्ट्रिक झाड़ू भी होते हैं, ऐसे भी हैं, और हमेशा कोई ना कोई हाथ होता है जो सिस्टम को डुप्लीकेट किया जाता है। बिल्कुल, ये जरूरी है। मतलब अगर ये स्वायत्तता है तो ये होनी ही चाहिए, और साथ ही विश्वसनीयता भी। यही नहीं, और भी बहुत कुछ। और ये जो सिस्टम है, ये हब ये बिजली को यहां तक पहुंचाता है और फिर उपभोक्ता तक। हाँ, और ये हब ये कभी भी पावर स्टेशन को बिना बिजली के नहीं छोड़ेगा, ये उपभोक्ता को भी नहीं छोड़ेगा। तो मेरी कल्पना में अगला दृश्य ये था कि बैटरियां एक ऐसी टंकी की तरह हैं जिसमें ऊर्जा पानी की तरह जमा होती है, और जब बैटरियां भर जाती हैं तो उसमें से ऊर्जा बाहर निकलने लगती है, और उसी के अनुसार अतिरिक्त ऊर्जा बाहर चली जाती है और फिर उपयोगकर्ता को दी जाती है। यहाँ सिस्टम थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। यहाँ ऊर्जा बैटरियों के आर पार जाती है, ये गुजरती है, बैटरी से आगे निकलती है, और अगर वो बची रहती है, हाँ, ये और भी अलग है, ठीक है। देखिए, हमारी बैटरियां हब के जरिए चार्ज होती हैं। हब बैटरियों को केवल तभी बिजली भेजता है जब वे डिस्चार्ज हो जाती हैं, यानी अगर वहां कमी है तो सिस्टम बिजली भेजेगा, लेकिन जैसे ही वे भर जाती हैं, दरवाजा बंद हो जाता है। बस, ये तो होता ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ओवरचार्ज नहीं किया जा सकता। आप जानते ही हैं कि बैटरियों को ओवरचार्ज नहीं किया जा सकता। और ये वही मशहूर फोन है जिनमें सीमित चार्ज होता है। अब वे जो कि नहीं, अलग हैं। जो कि ओवरचार्जिंग पे अपने आप बंद हो जाते हैं, यानी ओवरचार्ज करना हानिकारक है। विद्युत आवेशों की अधिकता हमेशा हानिकारक होती है, यानी अगर कोई व्यक्ति भी अत्यधिक विद्युत क्षेत्र में रहता है तो उसमें कैंसर जैसी गांठें आदि बन सकती हैं। यानी सभी उन्नत तकनीकें आम लोगों, आम नागरिकों के बहुत करीब हैं। सब कुछ बहुत ही सुलभ है। वास्तव में सब कुछ बहुत आसान है, जितना सरल उतना अच्छा। बहुत बढ़िया। तो फिलहाल के लिए बैटरियों के बारे में इतनी ही जानकारी उपलब्ध है। एक और छोटा सा सवाल है, कैसे, या यूं कहें कैसे नहीं, बल्कि मूल रूप से क्या ये बैटरियां किसी तरह डिजिटल सिस्टम में एकीकृत की जा सकती हैं ताकि उनकी स्थिति को नियंत्रित किया जा सके? मुमकिन है कि किसी असामान्य कारण या आपात स्थिति में कोई बैटरी खराब हो जाए, या इन 16 में से कोई एक सेल ठीक से काम ना कर रहा हो, तो क्या डिजिटल सिस्टम की मदद से उनकी कार्यक्षमता और संचालन की निगरानी की जा सकती है? क्या यह संभव है? उनकी कार्यक्षमता को नियंत्रित करने के लिए यही एक बात है। हम बैटरी की कार्यक्षमता को नियंत्रित नहीं कर सकते। ये बस इतना है कि वह या तो काम कर रही है या नहीं कर रही है। हम इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? हम तो वहां इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। तो यहाँ 2 ही स्थितियां हैं। देखिए, ये काम कर रही है, कि ये काम कर रही है, हम इसे ट्रैक कर सकते हैं, और ये कि ये काम नहीं कर रही है, इसे भी हम ट्रैक कर सकते हैं। विशेष रूप से हम 16 में से हर एक को मार्क कर सकते हैं और देख सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि हमने ये सिस्टम बना ली है। असल में यह है, इसे लागू किया जा सकता है, लेकिन हमारे पास ये लागू नहीं है। अगर आप इसके बारे में बिल्कुल इसी वक्त हमने, जैसा कि मैंने कहा हमारे एक पॉडकास्ट में, और दोस्तों जो आप जरूर उसे देखें, ढूंढें, हमने कहा था कि हमारे पास जो सिस्टम है वह अभी इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। तो मतलब कैसे कहें, उसमें ना तो डिजिटल है, ना ही डिजिटल नियंत्रण है। यह नियंत्रण, क्योंकि लेकिन कोई डिजिटल सॉफ्टवेयर नहीं है जिसे लिखा जा सके, यानी उसमें इसे लागू करना पड़ेगा। मतलब हमारे यहाँ अभी सब कुछ टेम्बलरों पर ही है। हम कह सकते हैं कि यह एक संभावनाशील क्षमता है जो पूरी तरह से वास्तविक है। ये कोई ऐसी तकनीक नहीं है जिसे बनाना पड़े, यह बस मौजूद है, इसे बस लागू करना है। इसे बस लागू करना है और जोड़ना है। हमें बस एक ही शक्तिशाली सॉफ्टवेयर के भीतर माइक्रोसॉफ्ट की सभी सुविधाओं की अत्यंत आवश्यकता है। यानी आज हमने इसी बारे में बात की कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में बैटरियों की क्षमता 1 से 3 दिन तक चलेगी। यह काम के मोड पर निर्भर करता है, और जैसे ही कोई गड़बड़ी होती है, एक सिग्नल भेजा जाता है, और यह बात अब स्टेशन के काम की स्थिति की डिजिटल निगरानी की है ताकि कोई विशेषज्ञ आ सके। बिल्कुल, वो आएगा और बस 1 या 2 जितने भी जरूरत हो
बैटरियों को बदल देगा, लेकिन आमतौर पर अनुभव के अनुसार उनके साथ कुछ भी नहीं होता है। यानी जितना मैंने इन जेल बैटरियों के साथ काम किया है, उन्होंने हमेशा खुद को सबसे अच्छी तरह से साबित किया है। सर्दियों में भी वे बहुत अच्छा प्रदर्शन करती हैं और गर्मी में भी वे बहुत अच्छा काम करती हैं। यहाँ तक कि अगर वहां, तो मान लीजिए ये एक अलमारी है और ये भी एक अलमारी है, इनके अंदर भी अपनी एक इकोसिस्टम होती है। असल में हाँ, क्योंकि अगर अचानक यहाँ कुछ हो जाता है और यहाँ तो सब कुछ है, नियंत्रण यूनिट, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह, अलमारी के अंदर अपना कूलिंग या हीटिंग सिस्टम होता है ताकि अलमारी सुरक्षित रहे और सिग्नल भेज सके। यानी पूरी प्रणाली एक साथ नहीं गिरती, बल्कि ये एक रक्षा पंक्ति है। और अलमारी वो हमेशा काम करेगी, वह हमेशा बताएगी कि वहां कुछ गड़बड़ है, मतलब प्रणाली हमेशा दिखाएगी बस। और ऐसी अलमारियां सेलुलर नेटवर्क के बेस स्टेशनों में इस्तेमाल होती हैं, और जब इन अलमारियों का इस्तेमाल बेस स्टेशनों में होता है तो इनके अंदर बैटरियां होती हैं जो इन्हीं अलमारियों के अंदर लगी होती हैं। अब ये अलग अलग व्यक्तिगत रूप से होती हैं बेस स्टेशन के लिए, यानी अगर मुख्य बिजली सप्लाई बंद हो जाती है तो ये बैटरियां काम में आ जाती हैं जो यहाँ लगी होती हैं। ये बेस स्टेशन कम से कम 1 किलोवाट की खपत करता है, कम से कम। ये 3 दिन तक बैटरियों से चल सकता है। और यही बैटरियां कूलिंग के लिए बिजली देती हैं, यानी वहां एयर कंडीशनर लगा होता है या फिर हीटिंग के लिए। यही एयर कंडीशनर बस उल्टी दिशा में काम करता है, यानी गर्मी नहीं देता। और अगर ये काम नहीं करता या वहां बहुत गर्मी है मान लीजिए, तो वह ठंडा नहीं कर पाता, तब भी बैटरियां अच्छी तरह से काम करती हैं। अगर वे जमने लगती हैं तो वे भी बहुत अच्छी तरह से काम करती हैं। अगर वे काम कर रही होती हैं तो वे खुद को गर्म रखती हैं। थर्मो रेगुलेशन होता है। वितरण और भी समझदारी से होता है। मुझे लगता है ये अभी सबसे अच्छा समाधान है। हालांकि हम सऊदी अरब में एक प्रदर्शनी में गए थे, प्रदर्शनी में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की प्रदर्शनी में हम वहां घूम रहे थे। हाँ, हमारे पास वीडियो भी है, वैसे जिसने नहीं देखा देख सकता है। और वहां बैटरी थी, लेकिन वे कुछ अलग थी। उनमें पहले से ही नियंत्रण प्रणाली थी, यानी हाँ, वहां कुछ ऐसे ही थे, सीधे बैटरी पर ही। डिजिटल, थोड़ा सा डिजिटल ब्लॉक जैसा था। हाँ, यानी उसमें पहले से ही कोई रेडिएटर था, पहले से ही कूलिंग सिस्टम थी, मतलब वहां पहले से ही कोई बेहतर सिस्टम था। ऐसा मैंने वहां से कुछ सामग्री भी ली थी। मैं तो देख रहा था कि हमारे पास ऐसा हो जैसे कम बैटरियां हो तो वजन भी कम हो जाए, मतलब कुल मिलाकर सुरक्षा के लिहाज से, ताकि उसमें इलेक्ट्रोलाइट कम हो। खैर, फिर भी मैं देख ही रहा था, सोच रहा था कुछ नई चीजें हैं, पूरी तरह से अधिकतम आधुनिकीकरण, ताकि ये पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड हो सके, ताकि लोग इसे मॉनिटर कर सकें और अच्छी तरह निगरानी रख सकें। तो बात यह है कि अब बैटरियां आ चुकी हैं, मुझे लगता है। वे फिर भी जेल टाइप की हैं। हेलियम एक डाइलेक्ट्रिक है। यहां पर इसकी क्षमता इसी पर निर्भर करती है, अगर वे कोई और डाइलेक्ट्रिक बना लें हेलियम के अलावा तो क्षमता और भी ज्यादा हो जाएगी। बस वहां एक सिस्टम बनाई गई है, कुछ दिलचस्प। और हाँ, शायद ये मुख्य रूप से चीनी निर्माता हैं, वहां वे प्रस्तुत किए गए थे। शायद उनके साथ सहयोग भी किया जा सकता है। विकास और आधुनिकीकरण की संभावना है। जरूर। बहुत बढ़िया विक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद इतने रोचक और जानकारीपूर्ण चर्चा के लिए। प्रिय दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। बिल्कुल, हम आपकी टिप्पणियों में सवालों का इंतजार कर रहे हैं। लिखिए, सवाल पूछिए। संभव है हम आपके द्वारा पूछे गए सवालों से एक पूरा एपिसोड तैयार करें। याद दिला दूं, हमारे मेहमान थे विक्टर तेयुनोव। आपका ध्यान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद अलेक्जेंडर कि आपने मुझे अपनी शानदार स्टूडियो में आमंत्रित किया। दोस्तों, धन्यवाद कि आपने हमें देखा। जरूर लिखिए अपने सवाल, कमेंट्स लिखिए, हम सब पढ़ते हैं, सवालों के जवाब भी देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पूर्ण लगा। धन्यवाद आपका ध्यान देने के लिए। अलविदा।